नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था, फिजिकल ज्योग्राफी की पूरी कंप्लीट सीरीज यूट्यूब पे शुरू करी जाएगी। हियर वी आर विद द फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज दोस्तों, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द प्राइमरी लेक्चर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इस लेक्चर में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स और टाइम के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस इज मी अनिरुद्ध अग्रवाल एंड आई हैव बीन अ टीचर फॉर ज्योग्राफी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर द पास्ट 4 years। इसके अलावा मैं पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी के ओहदे के ऊपर भी सर्व कर चुका हूं। एंड आई हैव ऑल्सो अपीयर्ड इन द यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू स्टेज, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए होती है। एंड ऑल्सो आई हैव क्लियर्ड द सीएपीएफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी वे बैक इन 2015। यदि आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप लोग जाके जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। याद रखिए, आपकी कोई भी डाउट्स हैं, टेलीग्राम पे मैंने अपनी डिटेल्स को शेयर किया हुआ है, वहां पे जाके अपनी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। वहां पर जाके भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, अपनी डाउट्स को पूछ सकते हैं। राइट, बिफोर आई स्टार्ट देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इंडियन ज्योग्राफी का जो बैच कोर्स था ये भी शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत दोस्तों 2 जून को होने वाली है। क्लासेस रोजाना शाम को 6 बजे हुआ करेंगी। एंड एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ बैच कोर्स, तो इसमें इंडिया के कई सारे और एजुकेटर्स आपको साथ में पढ़ाएंगे। दे विल बी टीचिंग लाइव ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप जहां पे देख सकते हैं कई सारे बैचेस हैं, 26 मई को शुरू हो चुके हैं। और इसमें इंडिया के ही नहीं बल्कि आप देखें यहां पर कई सारे टॉप एजुकेटर्स यूट्यूब के, साथ ही में दिल्ली की फैकल्टी आपको मिलेगी, आपको एक्स ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, यू नेम इट वी हैव इट। हर तरह के टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि आपकी यूपीएससी की जर्नी में आपका साथ देने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स, सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स इस पूरे के पूरे बैचेस में आपके पास अवेलेबल हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो प्राइसिंग इज ओनली 44,550 रुपीज, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा यूनिक रेफरल कोड या फिर मेरा पासवर्ड यूज करते हैं ANI UPSC। 2 साल का प्राइसिंग 64,800 बैठता है, 1 साल का प्राइसिंग 44,550 बैठता है। जो 21 में अपीयर करने वाले बच्चे हैं और 22 में अपीयर करने वाले बच्चे हैं वो इस 1 साल के लिए जा सकते हैं, और जो 23 में अपीयर करने वाले बच्चे हैं वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहां पर ले सकते हैं। ये कॉस्ट दोस्तों बहुत ही कम है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट इज ओनली 120 रुपीज पर डे। और बिलीव मी, अगर आप लोग किसी बड़े शहर में जाके यूपीएससी की कोचिंग लेते हैं, इतना खर्चा आपका केवल कम्यूट कॉस्ट में ही आ जाएगा। सो दैट इज वाई दिस इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव ऑफर जो कि अनअकैडमी फिलहाल आपके लिए ऑफर लेकर आई है। इसमें आप आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपको आइकॉनिक आज ही जाना है। कल को जब आपको लगेगा कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज अपग्रेड योर प्लस सब्सक्रिप्शन टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये चीजें आप आगे जाके कर सकते हैं। याद रखिए, यू हैव टू यूज दिस कोड ANI UPSC, एंड व्हेनेवर यू यूज दिस कोड रिमेंबर, मेरे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बिकॉज आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सनली गाइडिंग यू थ्रू दिस एंटायर यूपीएससी जर्नी। राइट, तो स्टार्ट कर लेते हैं। वेरी ब्रीफली आपको बताऊंगा सिलेबस क्या है और हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। देखिए, प्रीलिम्स के सिलेबस को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, बड़ा सिंपली जो जीएस पेपर 1 का सिलेबस यहां पे लिखा गया है, जिसको कि हम लोग GS 1 भी बोल देते हैं, इसमें केवल एक लाइन लिखी गई है। और इस एक लाइन को अगर आप तोड़ने बैठ जाएंगे तो एक्चुअली काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ती हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ में लिख दिया है फिजिकल, उसके बाद लिख दिया है सोशल, फिर लिख दिया है इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया और वर्ल्ड की अगर आप ये 3 तरह की ज्योग्राफीज को ले लेंगे तो एक्चुअली सिलेबस बहुत ज्यादा बन जाता है। अगर हम देखें मेंस के एग्जामिनेशन में, वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ, यहां पर थोड़ा सिलेबस थोड़ा डिटेल्ड है, बट मोटा मोटा आपको पढ़ना सब कुछ ही पड़ता है। यहां पर आपका जो मेंस का GS पेपर 1 होता है, अगेन इसमें अगर आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो आपका पहला तो हिस्ट्री कवर होता है, दूसरा आपका ज्योग्राफी कवर होता है, और तीसरा आपका सोसाइटी कवर होता है। इसमें दोस्तों ज्योग्राफी में यू हैव टू कवर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड विच इंक्लूड्स साउथ एशिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, उसके बाद इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना जिसमें कि आपके अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी आती है, वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह वगैरह, ज्योग्राफिकल फीचर्स, देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इन फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। तो अगेन
आपको यूपीएससी ने सिलेबस तो बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन फ्रैंकली अगर आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरीके से बैठ जाती है। ज्योग्राफी का दोस्तों अगर जीएस के सिलेबस की बात करें, उसको आप लोग मोटा मोटा 3 बड़े कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। नंबर 1 कंपोनेंट आपका आता है फिजिकल ज्योग्राफी का, नंबर 2 कंपोनेंट आपका आता है इंडियन ज्योग्राफी का, एंड नंबर 3 कंपोनेंट आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। फिजिकल ज्योग्राफी को आप आगे भी तोड़ सकते हैं, और इनफैक्ट इसी की तो हम आज पहली क्लास करने वाले हैं आपके साथ। फिजिकल ज्योग्राफी को जब आप आगे ब्रेक डाउन करते हैं तो यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू क्लाइमेटोलॉजी, देन यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू ओशनोग्राफी, एंड तीसरा जो कि काफी मुश्किल पार्ट भी होता है, जियोमॉर्फोलॉजी का। इंडियन ज्योग्राफी को भी आप लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या कवर होगा, इंडिया में कौन से मिनरल्स हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रीज किस तरीके से हैं। सिमिलरली जो हमने इंडियन ज्योग्राफी की फिजिकलिटी को समझा, उसी तरीके से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी फिजिकलिटीज को समझेंगे। हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट के जो फीचर्स हैं वो किस तरीके से बने हैं, कौन से कॉन्टिनेंट के फीचर्स आपको याद करने हैं, वगैरह वगैरह। सिमिलरली वर्ल्ड की इकोनॉमिक ज्योग्राफी की दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो कहां पे लोकेटेड हैं, दुनिया भर में जो बड़े बड़े मिनरल्स हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों ये पूरी की पूरी जो आपकी फाउंडेशन बनती है, ये फाउंडेशन बेसिकली बनती है फिजिकल ज्योग्राफी से। अगर आप इस फाउंडेशन को क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप इस वाले पार्ट को समझ नहीं पाएंगे, और इस वाले पार्ट को भी समझना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। सो दिस इज द मेन फाउंडेशन जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है, और इसीलिए हम इसी चीज के साथ आपके सामने यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि हम फिजिकल ज्योग्राफी में जो पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा वो किन किन हेड्स के अंदर कवर किया जाएगा। ये आपके 3 बड़े हेड्स हैं। हेड नंबर 1 क्लाइमेटोलॉजी का है, हेड नंबर 2 दोस्तों ओशनोग्राफी का है, और हेड नंबर 3 यहां पर जियोमॉर्फोलॉजी का है। ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में हम बात तब करेंगे जब इसकी क्लासेस हम शुरू करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी में फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट 2 क्लासेस ऑफ वेरी बेसिक्स। इन बेसिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद बात करेंगे रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। आज की क्लास आपकी होने वाली है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, एंड वंस ये वाली क्लास आपकी हो जाती है और उसके बाद ये वाली क्लास आपकी हो जाती है, देन हम लोग अपनी जर्नी को फॉर्मली आगे शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहली 2 क्लासेस हैं इसमें हम कुछ ऐसी टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसके बगैर अगेन आप क्लाइमेटोलॉजी में तो क्या, आप ज्योग्राफी के किसी भी हिस्से में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें जानना बहुत जरूरी है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, समय किस तरीके से ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टाइम कैसे चेंज होता है, सब चीजें यहां पर हम पहली 2 क्लासेस में समझ लेंगे। और उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी की जो पूरी की पूरी फाउंडेशन है वो आपकी क्रिएट करवाई जाएगी। क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस आप यहां पे देख भी सकते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर, और उसके बाद आप इस पूरे के पूरे सिलेबस को असल में 3 पैरामीटर्स के हिसाब से ही याद कर सकते हैं। आपको क्लाइमेटोलॉजी में कुछ नहीं करना, एक आपको एटमॉस्फेयर समझना है, और एटमॉस्फेयर के बाद दोस्तों यू हैव टू अंडरस्टैंड टेम्परेचर, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रेशर, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमिडिटी। दैट्स इट। केवल ये 3 चीजें आपको समझनी पड़ती हैं, और अगर आपने ये समझ लिया उसके बाद आपका आगे जाके इंडिया का क्लाइमेट समझना हो, अफ्रीका का क्लाइमेट समझना हो, कहीं का भी आपको क्लाइमेट समझना हो, आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से, अपने फंडास के हिसाब से, अपने कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से उस एरिया के क्लाइमेट के बारे में जानकारी बता सकते हैं। और इसीलिए इस फाउंडेशन को स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आप देख लीजिए, टेम्परेचर की बात कर रहे थे, ये आपका टेम्परेचर है, प्रेशर की बात कर रहे थे, ये आपका प्रेशर है, और उसके बाद ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे, ये आपका ह्यूमिडिटी है। और जो आखिरी की 2 चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जिसमें कि हम एयर मासेस की बात करेंगे, फ्रंट्स की बात करेंगे, साइक्लोन्स की बात करेंगे, एंटी साइक्लोन्स की बात करेंगे, ये चीजें क्या हैं, ये चीजें इन्हीं के अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वंस आपने टर्मिनोलॉजी को समझ लिया, उसके बाद आपने एटमॉस्फेयर को समझ लिया, नंबर 3 पे आपने समझ लिया टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी को, इन चीजों के अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स को आप लोग समझने वाले हैं साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स में, कि किस तरीके से चक्रवात आते हैं, किस तरीके से एंटी साइक्लोन्स आते हैं, इन सब चीजों को आगे जाके समझा जाएगा। आई होप आई हैव डन जस्टिस टू द क्लाइमेटोलॉजी सिलेबस। वैसे यहां पर आपको इसके अलावा कहीं पर भी और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। पूरी कोशिश करेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी को एंड टू एंड यहां पर कवर करवाया जाए। नाउ बिफोर वी कैन स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, एक और डिस्कशन है जो कि कई सारे बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन मैं उस डिस्कशन में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, एंड दैट इज अ डिस्कशन कि सर ज्योग्राफी में सवाल कितने आते हैं। देखो दोस्तों, बताना चाहूंगा
अलग अलग टीचर्स, अलग अलग ऑनलाइन ब्लॉग्स, अलग अलग आपको ऑफलाइन फैकल्टीज, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स जो दिल्ली में लोकेटेड हैं, पूना में लोकेटेड हैं, वो आपको बोलते हैं कि भाई 2019 में ज्योग्राफी में 10 सवाल आए थे, 2018 में ज्योग्राफी में 12 सवाल आए थे, या 2015 में ज्योग्राफी में 20 सवाल आए थे। लेकिन दोस्तों हमें उस डिस्कशन में जाना ही नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप मुझे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताइए कि मान लीजिए 2021 में, जस्ट टू एज्यूम 2021 में ज्योग्राफी में लेटर से केवल 5 ही सवाल आते हैं, मान लीजिए, तो क्या जो 2022 में पढ़ने वाले बच्चे हैं क्या वो ज्योग्राफी को नहीं पढ़ के जाएंगे? या फिर आप मान लीजिए कि 2021 में ज्योग्राफी में 5 की जगह 15 सवाल आते हैं, तो क्या आप 2022 में केवल ज्योग्राफी को ही पढ़कर जाएंगे? इसीलिए ऐसी डिस्कशन में जाने का कोई बहुत मतलब होता नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है, हमारा सिलेबस है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सीरियस कैंडिडेट्स यही बनती है कि हम ज्योग्राफी को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें, ज्योग्राफी का सिलेबस केवल आपको जीएस 1 में ही काम नहीं आने वाला है। यहाँ पर जो जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3 है, एथिक्स का पेपर है, एसए का पेपर है, वहां पर भी काम आने वाला है। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अपना ऑप्शनल अभी तक फाइनलाइज नहीं किया होगा, तो वो लोग भी यहाँ पे अपना ऑप्शनल फाइनलाइज कर पाएंगे बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अगर उनको ज्योग्राफी से प्यार करवाने में मैं सफल रहा तो अगेन वो ऑप्शनल को भी चूज करेंगे, और वहां पर भी मैं आपके साथ रहूंगा दोस्तों। वी विल बी ब्रिंगिंग कोर्सेज फॉर ऑप्शनल्स एज वेल। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ डिस्कशन हैज बीन डन। सबसे पहला टॉपिक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों अक्षांश और देशांतर। नाउ लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी कि ये आपका जो धरती का गोला है उसके ऊपर कोई लाइंस बनी हुई नहीं है, ये केवल इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि मनुष्य ने बनाई हैं। क्यों बनाई हैं? इसलिए बनाई है सो दैट हम किसी भी जो जगह है धरती के ऊपर उसकी लोकेशन को डिटरमाइन कर सकें। आपने कई बार देखा होगा इस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है कि मुंबई जो है वो 19 डिग्रीज नॉर्थ और 72 डिग्रीज ईस्ट है, तो यहां पर जो आपका नॉर्थ है ये बेसिकली क्या है, ये आपका लैटिट्यूड है और ये आपका लॉन्गिट्यूड है। सिमिलरली न्यूयॉर्क के केस में ये 40 डिग्री नॉर्थ है, 74 डिग्री वेस्ट है, अगेन ये आपका लैटिट्यूड है और ये आपका लॉन्गिट्यूड है। रियो डी जनेरो जो कि एक शहर है ब्राजील के देश में, इसमें 22 डिग्री साउथ ये आपका लैटिट्यूड है और ये आपका 43 डिग्री वेस्ट आपका यहाँ पर लॉन्गिट्यूड है। हम इन चीजों को आगे जाके और डिटेल में समझेंगे कि ये नॉर्थ और ईस्ट बेसिकली यहाँ पर क्यों लिखा गया है, ये नॉर्थ और वेस्ट यहाँ पे क्यों लिखा गया है। इसका रिलेशन बेसिकली अर्थ के हेमिस्फेयर्स के साथ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। यहां पर आप इस मैप में फिलहाल केवल इतना देख लीजिए कि न्यूयॉर्क जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कहीं ना कहीं लोकेटेड है और जो आपका रियो डी जनेरो है ये सदर्न हेमिस्फेयर में कहीं ना कहीं लोकेटेड है। इसीलिए जो इसका लैटिट्यूड है ये नॉर्थ है और जो इसका लैटिट्यूड है ये साउथ है, राइट। इसकी और डिटेल्स आपको आगे जाके दी जाएंगी, प्लीज बी पेशेंट, राइट। अब देख लीजिए इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज। यहां पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, इफ यू सी लैटिट्यूड्स आपके बेसिकली इनको कहा जा रहा है, जो आपकी सीधी सीधी लाइंस हैं जो यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इनको लैटिट्यूड्स कहा जा रहा है, राइट। ये सारे के सारे लैटिट्यूड्स हैं जो कि पूरी की पूरी धरती को कवर करते हैं। यहां पर आप नीचे भी आ सकते हैं, ये भी आपके लैटिट्यूड्स हैं। जो मैंने ऊपर के लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए थे फ्रेंड्स, ये कौन से हैं? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स हैं। जो मैंने नीचे के लैटिट्यूड्स ड्रॉ करे हैं ये कौन से हैं? ये सदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स हैं। अभी आपको यहां पर इस डायग्राम में बाकी चीजों को नहीं देखना है, ये आर्कटिक सर्कल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन सब चीजों को फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए। आप केवल समझ लीजिए कि लैटिट्यूड्स आपके क्या क्या होते हैं। अब क्या आप यहां पे देख पा रहे हैं कि लैटिट्यूड सारे के सारे आपस में पैरेलल हैं? आई एम श्योर आप इस चीज को देख पा रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। नाउ अगर आप देखेंगे यहां पर लॉन्गिट्यूड कौन से हैं, तो देखिए जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो ये वाली लाइंस बनी हुई हैं, ये वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं, ये आपके सारे के सारे दोस्तों लॉन्गिट्यूड्स हैं, राइट। अब इसमें ये वाले जो लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट और वेस्ट किस बेसिस पे किस आधार पे डिसाइड किया गया है? ईस्ट और वेस्ट आपका प्राइम मेरिडियन के आधार पे डिसाइड किया गया है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है ये भी आगे जाके समझेंगे, लेकिन फिलहाल देख लीजिए कि आपका जो ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन के जो भी इस तरफ आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और जो भी प्राइम मेरिडियन के इस तरफ आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये इस तरीके से हमारी धरती को हम दो हेमिस्फेयर्स में बांट सकते हैं, नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स के हिसाब से, ईस्ट और वेस्ट आपका बेसिकली बन जाता है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। क्या ये पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स क्लियर हैं इस इमेज में? बल्कि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। ब्यूनोस एयरेस जो कि एक बहुत ही बड़ा शहर है अर्जेंटीना के देश में, यहाँ पर
इसका जो लोकेशन है 34 डिग्री साउथ है क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, और उसके बाद 58 डिग्री वेस्ट है क्योंकि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही लोकेटेड था, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के इस तरफ था, लेफ्ट हैंड साइड था, इसलिए इसका वेस्टर्न वाला लॉन्गिट्यूड आपको देखने को मिल जाता है। नाउ थोड़ी सी जानकारी आपको लैटिट्यूड्स के बारे में और देता हूं कि असल में इनको ड्रॉ कैसे किया जाता है। नाउ देखिए ध्यान से, इस इमेज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो आपका लैटिट्यूड है उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमेशा ही इक्वेटर लिया जाता है, और इक्वेटर एज अ रेफरेंस पॉइंट लेना बड़ा आसान था क्योंकि इक्वेटर आपकी धरती को दो बराबर हिस्सों में काट रहा था और वो भी हॉरिजॉन्टली काट रहा था। इसका मतलब हम इक्वेटर को एक रेफरेंस लाइन ले सकते हैं, और जैसे जैसे आपका एंगल चेंज होता रहता है वैसे वैसे आपका लैटिट्यूड चेंज होता रहता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपका एंगल 10 डिग्री हुआ तो इस लैटिट्यूड को हम लोग 10 डिग्री बोल देते हैं। यहां पर आपका एंगल 20 डिग्री हुआ तो इस लैटिट्यूड को 20 डिग्री बोल देते हैं। यहां पर आपका एंगल 40 हुआ, यहां पर आपका एंगल 60 हुआ, और धीरे धीरे ये लाइन सीधी होती रहेगी। फाइनली आपका जो एंगल है ये 90 हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा एक राइट एंगल, यानी कि पोल्स के ऊपर आपका जो लैटिट्यूड है ये 90 डिग्री का लैटिट्यूड मिलता है देखने को, एंड हेंस ये आपका 90 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है, राइट। नाउ ये तो हुआ आपकी कहानी कि बेसिकली हमने लैटिट्यूड्स को किस तरीके से मेजर किया है। अब लैटिट्यूड्स को मेजर करने के बाद जो वैज्ञानिक थे, खास करके जो जोग्राफर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को मार्क करना शुरू कर दिया। वो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से हैं? सबसे पहला तो आपका इक्वेटर ही है जो कि 0 डिग्री है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये इक्वेटर है और इक्वेटर का एंगल, ये देखिए ये आपका इक्वेटर है और इक्वेटर का एंगल इक्वेटर के साथ कितना है, इक्वेटर का एंगल इक्वेटर के साथ 0 डिग्री है, इसीलिए इक्वेटर को हमेशा 0 डिग्री कहा जाता है। इसके आगे आपने नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट कुछ भी नहीं लगाया है, बिकॉज इसका किसी तरफ कोई इंक्लिनेशन नहीं है। नॉर्थ पोल में आप देख सकते हैं 90 डिग्री नॉर्थ है, साउथ पोल में आप देख सकते हैं 90 डिग्री साउथ है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो कि निर्धारित किए गए हैं। अब इस इमेज में दोबारा से देखिए आप, वो कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। सबसे पहला आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री नॉर्थ पे आपको देखने को मिलता है। आपको इसमें और ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं कि 23 डिग्री 26 मिनट्स 22 सेकेंड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल केवल इतना देख लीजिए, 23 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि साउथ में आता है ये 23 डिग्री साउथ, और उसके बाद अगर आप देखेंगे आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ और आपका अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री साउथ में आता है। क्या ये बातें आपको याद रहेंगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, तो ये जो आगे मिनट्स और सेकेंड्स थे इसको आप लोग बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मोटा मोटा आपका 23.5 ही बनता है। ये आपके उत्तरी गोले में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपके दक्षिणी गोलार्ध में है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री ये नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, एंड अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर देखने को मिल जाता है। नाउ वी हैव लर्न्ड कि लैटिट्यूड्स किस तरीके से मेजर करे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं। लेकिन अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर यह भी लिखा गया है कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। अब इनको पैरेलल्स क्यों कहा जाता है ये देख लीजिए ध्यान से। यहां पर लैटिट्यूड्स को दोस्तों पैरेलल्स भी कहा जाता है, यानी कि जो आपके अक्षांश थे इनको हमने समानांतर भी बोल दिया है। वाई आर वी कॉलिंग देम समानांतर? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लैटिट्यूड्स सारे के सारे ये स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि आपको धरती के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। अगेन इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन क्योंकि सारी की सारी लाइंस स्ट्रेट हैं, क्योंकि सारी की सारी लाइंस कभी भी जाके मीट नहीं करने वाली हैं, इसीलिए हमने इनको पैरेलल्स भी बोल दिया है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैरेलल्स। और अगर आप साथ में देखेंगे इस पर्टिकुलर इमेज में, जो कि हमने बहुत ही बेहतरीन इमेज उठाई है, यहां पर आप देख सकते हैं दे आर ऑल सर्कल्स ऑन द अर्थ। ये कंप्लीट सर्कल्स बने हुए हैं, तो ये एक तरीके से सर्कल्स हैं, और इसमें इक्वेटर इज द बिगेस्ट सर्कल। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं यहां पर आके आपका सर्कल जो है वो सबसे ज्यादा छोटा सर्कल बन चुका है। नाउ वी हैव लर्न्ड एवरीथिंग अबाउट द लैटिट्यूड, जो भी लैटिट्यूड के बारे में जानना इंपॉर्टेंट था। अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड किस तरीके से मेजर होता है और लॉन्गिट्यूड्स किस तरीके से ड्रॉ करे जाते हैं। लॉन्गिट्यूड भी आपका एक एंगुलर डिस्टेंस ही होता है विच इज मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब देखिए यहां पर हमने रेफरेंस पॉइंट किसको माना था लैटिट्यूड के केस में? हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया था इक्वेटर को, क्योंकि इक्वेटर बहुत ही आसान कन्वीनियंस था हमारे लिए, हमारी बहुत सहूलत पूरी कर रहा था वो, कि धरती को 2 हिस्सों में वो काट रहा था। नाउ
लॉन्गिट्यूड के केस में भी हमें धरती को 2 हिस्सों में काटना है, तो कौन सी लाइन को चूज किया जाए, इसको लेकर काफी लंबे समय तक विवाद चलता रहा। यह विवाद खत्म कब हुआ? 1884 की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया कि ठीक है, हम लोग एक सिंगल पॉइंट को मार्क करने वाले हैं जिसको कि हम लोग 0 डिग्री मार्क करने वाले हैं। जैसे हमने हॉरिजॉन्टली इक्वेटर को 0 डिग्री मार्क किया है, उसी तरीके से हम लोग वर्टिकली भी एक 0 डिग्री की लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। और जैसा कि आप इस इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाली वर्टिकल 0 डिग्री की लाइन को ड्रॉ कर दिया गया दोस्तों। और ये वाली लाइन कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है लंदन के पास में लोकेटेड एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। वहां पर एक ऑब्जर्वेटरी है, एक प्रयोगशाला है, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसके थ्रू ये लाइन होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, ये इस मैप में बहुत क्लियरली नजर नहीं आ रहा होगा, इस मैप में आपको और अच्छे से नजर आएगा। ये आपका ग्रीनविच इंग्लैंड है जो कि लंदन के बिल्कुल नजदीक है, और यहां से आपकी गुजरती है ये वाली लाइन। तो आपने हॉरिजॉन्टली 0 डिग्री काट दिया इक्वेटर के माध्यम से, और वर्टिकली आपने 0 डिग्री काट दिया है इस पर्टिकुलर लाइन के माध्यम से। आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है। अब जिस तरीके से हम इक्वेटर से लैटिट्यूड्स को मेजर कर रहे थे, वी वर मेजरिंग इट लाइक दिस, इस तरीके से हम इक्वेटर से मेजर कर रहे थे। सिमिलरली अब हम यहां से इसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूड से, और यहां से भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसको थोड़ा इमेजिन करिए कि आपका पूरा धरती था, पूरी धरती को मैंने मान लीजिए बीच में से इस तरीके से काटा हुआ है, लेकिन ये एंगल्स जो बन रहे हैं ये असल में एंगल्स आपके धरती के सेंटर में से बन रहे हैं, और वो वाले जो एंगल्स बनते हैं ये आपके दोनों तरफ 180 डिग्री तक जाते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर, यानी कि आपका ये जा रहा है ईस्टर्न साइड और ये आपका जा रहा है वेस्टर्न साइड तक, ठीक है। ईस्टर्न साइड में भी आपका 180 डिग्री तक जाएगा, वेस्टर्न साइड में भी आपका ये 180 डिग्री तक ही जाएगा, और इसीलिए आपके जो लॉन्गिट्यूड्स बनते हैं वो 180 डिग्री तक ईस्ट में बनते हैं, 180 डिग्री तक आपके वेस्ट में भी देखने को मिल जाते हैं। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हुई या नहीं हुई? यहां पर देखिए, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस विच इज मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। मेजर आपका अलोंग द इक्वेटर ही होगा, लेकिन किसको बेंचमार्क लेते हुए? प्राइम मेरिडियन को बेंचमार्क लेते हुए। प्राइम मेरिडियन कहां से गुजर रहा है? ग्रीनविच में से गुजर रहा है, जिसका समझौता 1884 में किया गया था। ये 2 बातें आपको और यहां पर याद रखनी है। अब देखिए, जिस तरीके से हमने लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स कहा था, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स को दोस्तों मेरिडियंस कहा जाता है। इनकी जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ टू साउथ होती है, और ये इक्वेटर को, सारे के सारे जो मेरिडियंस हैं इक्वेटर को काटते हैं राइट एंगल के ऊपर। अब देख लीजिए आपके मेरिडियंस बने हुए हैं, राइट। आप यहाँ पे बड़ी क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये आपका मैंने वर्टिकल वाला धरती को काट दिया है हाफ में, और धीरे धीरे इधर बढ़ रहे हैं एंगल्स, और धीरे धीरे इधर भी एंगल्स बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज द प्लेस, यहाँ कहीं पे आपका लोकेटेड है ग्रीनविच, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका इस तरफ, हम किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ हम जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, और इस तरफ हम लोग जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। ऑल द मेरिडियंस क्रॉस द इक्वेटर एट द राइट एंगल्स। लेकिन दोस्तों ये फुल सर्कल्स नहीं है, जैसे आपके ये वाले फुल सर्कल्स थे लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट फुल सर्कल्स। और एक और चीज देखिए, लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस बनाया गया है, ये आफ्टर ऑल है तो इमेजिनरी लाइंस ना, लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहां पर सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे आप पोल्स के पास जाते रहेंगे यहां पर डिस्टेंस कम होता जा रहा है। 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। दे आर द फारदेस्ट एट द इक्वेटर एंड दे आर द नियरेस्ट एट द पोल्स। क्या ये बात भी आपको समझ आ चुकी है? नाउ वी हैव अंडरस्टूड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अभी तक हमने ये समझा था कि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये धरती के ऊपर किसी भी जगह की लोकेशन को बताने में हेल्प करते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स का एक और बहुत बड़ा रोल है, एक और बहुत बड़ी भूमिका है। ये असल में हमें टाइम को भी बताने में हेल्प करते हैं, टाइम को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। दे हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे हेल्प टू डिटरमाइन द लोकल टाइम इन रिलेशन टू द GMT और द ग्रीनविच मीन टाइम। अब देखिए, अब ये कैसे डिसाइड होगा? जब से लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया, एक देश से दूसरे देश में जाना शुरू किया, तो वो उस टाइम पे ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली हम एक स्टैंडर्ड टाइम किसको माने। उस स्टैंडर्ड टाइम को मनवाने के लिए ही तो ये वाला हमने लाइन ड्रॉ किया था प्राइम मेरिडियन का,
और वहां पर हमने स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग कहने लग गए थे GMT। GMT को दोस्तों एक और टर्मिनोलॉजी से भी कभी कभार जाना जाता है एंड दैट इज UTC। अगर आप लोग गूगल करेंगे GMT टाइम या फिर UTC टाइम, आपका सेम ही आंसर आएगा। बस फर्क क्या है, दोनों की फुल फॉर्म में फर्क है। UTC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, GMT की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज द सेम टाइम। अब थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को और समझ लेते हैं। देखिए, कुछ चीजें हम बेसिक चीजें जानते हैं जो कि आपने पहले भी जानी होंगी, कभी सुनी होंगी। जैसे कि आपके जो ये वाले देश हैं, कौन से देश की बात कर रहा हूं, जो भी देश आपके इस पर्टिकुलर हेमिस्फेयर में लाया करते हैं, यहां पर जो आपका सूर्योदय है ये पहले होता है। उसके बाद जो भी देश इस पर्टिकुलर हेमिस्फेयर में लाया करते हैं, यहां पर सूर्योदय बाद में होता है। याद कीजिए, कोई आपका दोस्त होगा जो USA या कनाडा में होगा, जब आप उससे बात करते हैं तो हमेशा टाइम में फर्क होता है, राइट। मान लीजिए आप इंडिया से उसको फोन लगा रहे हैं और इंडिया में दोपहर के मान लीजिए 3 या 4 बज रहे हैं। आप उसको फोन लगाएंगे कि क्या हाल है, तो वो बंदा वहां पर कहेगा कि यहाँ पर टाइम अलग है। वहां पर टाइम क्या होगा, वहां पर या तो सुबह के कुछ टाइम बज रहे होंगे, सुबह के 8-9 बज रहे होंगे, या फिर हो सकता है पिछले रात का कुछ टाइम चल रहा हो, राइट। सो ये सब चीजें डिसाइड कैसे करी गई हैं, ये सब चीजें दोस्तों डिसाइड करी गई हैं एक पर्टिकुलर टाइम जोन के आधार पर। इसी टाइम जोन को अब हम समझने वाले हैं। एक बेसिक से फैक्ट को समझिए कि जैसे जैसे आप यहां से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप लोग ईस्ट से वेस्ट में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली आपका कंट्रीज में सूर्योदय होना शुरू हो जाता है। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? चलिए ठीक है। अब देखिए, हमने एक चीज को समझा था कि धरती के ऊपर कई सारे मेरिडियंस बनाए जाते हैं। ये वाला जो मैप है, क्या धरती असल में ऐसी नजर आती है? जी नहीं, ये वाला मैप हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाया हुआ है। धरती फ्लैट नहीं है, धरती एक गोला है। अब सिमिलरली जो लाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ करी थी, जो धरती के ऊपर ड्रॉ करी गई थी, ये वाली लाइंस तो इस तरीके से आके यहाँ पे कन्वर्ज कर रही थी। अगर मैं इन लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये सीधी लाइंस बनेंगी। क्या आप लोग इस चीज से अग्री करते हैं? बिल्कुल, ये लाइंस यहाँ पर एकदम सीधी लाइंस बनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ड्राइंग को थोड़ा एक बार इग्नोर कर सकते हैं। यस, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि ये सारी की सारी लाइंस इस तरीके से सीधी लाइंस बनेंगी। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। धरती एक कंप्लीट रोटेशन करती है 360 डिग्री 24 आवर्स में, यानी कि जहां से वो शुरू करती है उसी पॉइंट पे वापस आने में उसको 24 आवर्स लग जाते हैं। ये रोटेशन पूरी 360 डिग्रीज की होती है। अब याद कीजिए यूनिटरी मेथड जो कि आपने 6-7 में पढ़ा था कि अगर 24 घंटे में 360 डिग्री धरती रोटेशन कर रही है तो 1 घंटे में धरती कितना रोटेट करेगी? 1 घंटे में दोस्तों 15 मिनट्स की 15 डिग्री की रोटेशन कर लेगी। अब 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में यदि वो 15 डिग्री की रोटेशन कर रही है तो 4 मिनट में वो 1 डिग्री की रोटेशन कर लेगी। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पूरी कहानी में केवल इतना ही है कि वो 1 घंटे में 15 मिनट की रोटेशन कर रही है। सॉरी, 1 घंटे में 15 डिग्री की रोटेशन कर रही है। अब इस मैप को दोबारा देखिए। मैंने यहाँ पे 0 डिग्री मार्क किया था। मान लीजिए मैं यहाँ पे 15 डिग्री मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर 30 डिग्री मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 75 डिग्री। अब मान लीजिए कि यहां पर आपका जो 0 डिग्री पे, जस्ट एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका जो टाइम है ये 1 PM का है, तो 15 डिग्री पे 1 घंटे के टाइम का फर्क होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, सही कह रहे हैं आप। यहां पर अगर 1 बज चुका था तो यहां पर यानी कि दोपहर के 2 बज गए होंगे। 30 डिग्री पे दोपहर के 3 बज गए होंगे, यहाँ पे 4 बज गए होंगे, 5 बज गए होंगे एंड सो ऑन, यहाँ पे 6 बज गए होंगे। सिमिलरली यहां पर अगर 1 बजे का टाइम था तो दोस्तों आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि आपके वेस्टर्न साइड पे यहां पर अभी दोपहर के 12 बजे होंगे, यहां पे सुबह के 11 बजे होंगे, यहां पे सुबह के 10 बजे होंगे, यहां पर आपके सुबह के 9 बजे होंगे। इस तरीके से आपकी लॉन्गिट्यूड्स वाली जो लाइंस हैं ये आपको उस पर्टिकुलर एरिया का टाइम निर्धारित करने में हेल्प करवाती हैं। दिस इज द बिगेस्ट एप्लीकेशन जो कि आपको लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस देती हैं। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई है? ये वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग पहले ही वाकिफ थे कि जो प्लेसेस आपकी ईस्ट ऑफ ग्रीनविच हैं, जो भी प्लेसेस आपकी ईस्ट ऑफ ग्रीनविच हैं वहां पे सूर्योदय पहले होता है, और जो भी प्लेसेस आपकी वेस्ट ऑफ ग्रीनविच हैं वहां पे सूर्योदय आपका बाद में होता है। वही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अब देखिए, अब ये पूरा का पूरा जो इतना बड़ा कारोबार है ये शुरू क्यों करवाया गया? ये बेसिकली उन कंट्रीज ने शुरू करवाया था जिनका की लॉन्गिट्यूडिनल स्पैन बहुत ज्यादा है,
ये पूरे की पूरी चीज को मिटाने वाला हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यानी कि जो आपकी ये वाली कंट्री है, ये कौन सी है? यूएसए है। ये कौन सी कंट्री है? ये कनाडा है। ये देखिए एक और बड़ी कंट्री है आपकी रशिया की। उसके बाद एक और बड़ी कंट्री है आपकी चाइना की। अब इन कंट्रीज में क्या था कि लॉन्गिट्यूडिनल स्पैन इतना ज्यादा था कि मल्टीपल लॉन्गिट्यूड्स यहां पर एक कंट्री के भीतर ही गुजर रहे थे। एक कंट्री के भीतर मल्टीपल लॉन्गिट्यूड्स गुजर रहे थे, तो इनको कोई ना कोई सिस्टम तैयार करवाना था। इनके ट्रैवलर्स के लिए, इनके नागरिकों के लिए, जो भी लोग यहाँ पे घूम रहे थे उनके लिए इनको सिस्टम तैयार करवाना था। इसीलिए ये मल्टीपल टाइम जोन्स का फंडा सामने आता है, राइट। अब यहां पर जो टाइम जोन्स डिसाइड करे गए हैं वो इसी तरीके से डिसाइड करे गए थे। वंस अगेन इफ यू कैन सी, यहां पर आपकी पहली लाइन, ये आपकी दूसरी लाइन, ये आपकी तीसरी लाइन, ये आपकी चौथी लाइन। यहां पर इसको हम लोग क्या कह रहे थे? वी वर कॉलिंग इट GMT। ये आपकी 15 डिग्री वाली लाइन, ये आपकी 30 डिग्री वाली लाइन, ये आपकी 45, ये आपकी 60 डिग्री वाली लाइन। अब यहां पर क्या मैं कह सकता हूं कि 15 डिग्री वाली लाइन को +1.0 GMT, 30 डिग्री वाली लाइन को क्या मैं कह सकता हूं +2 आवर्स GMT, 60 डिग्री वाली लाइन को क्या मैं कह सकता हूं +4 आवर्स GMT, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊंगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये आपकी 15 डिग्री वाली लाइन -1 आवर GMT, 30 डिग्री वाली लाइन -2 आवर GMT, सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने कई बार देखा भी होगा अपने लैपटॉप में, अपने फोन में, GMT को लेकर ही, रेफरेंस मानकर ही आपके टाइमिंग्स बताए जाते हैं। याद कीजिए भारत का GMT क्या होगा? आई थिंक आप सभी को याद आ गया होगा। जो भारत का GMT होता है ये +5.30 GMT होता है, यानी कि हम 5.5 घंटे GMT से आगे चल रहे हैं। नाउ इस बेसिस के आधार पर अगर आप देखेंगे, मल्टीपल टाइम जोन्स बनाने वाली कई सारी कंट्रीज हैं, लेकिन जो फेमस कंट्रीज हैं उसमें आपका एक यूएसए है, एक चाइना है और एक आपका रशिया है। फिलहाल यानी कि आज की डेट में यूएसए ने अपनी कंट्री में कुल मिला के 6 टाइम जोन्स को बनाया हुआ है। आप इस मैप में यहाँ पे देख भी सकते हैं, 6 टाइम जोन्स आपके सामने हैं। पैसिफिक टाइम जोन, माउंटेन टाइम जोन, सेंट्रल, ईस्टर्न, हवाई टाइम जोन एंड अलास्का टाइम जोन। इसी तरीके से रशिया ने भी अपनी कंट्री में दोस्तों आज की डेट में 11 टाइम जोन्स को बना रखा है, और ये सारे के सारे टाइम जोन्स आपके सामने हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक। इनफैक्ट अगर आप यूएसए वाले मैप में देखेंगे, इन्होंने GMT लिखने की बजाय UTC लिखा हुआ है। अब देखिए UTC -5, UTC -6, UTC -7, UTC -8। अगेन इस इमेज में जाके दोबारा देख लीजिए, हम यही तो कर रहे थे कि हम GMT -1 जा रहे थे, फिर GMT -2 जा रहे थे, धीरे धीरे GMT -3 हो जाएगा, धीरे धीरे GMT -4 हो जाएगा, और फाइनली यहां तक लॉस एंजलिस तक पहुंचते पहुंचते आपका GMT -8 तक जा रहा है, जिसको कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं। UTC -8 या GMT -8 इज द सेम थिंग। आई होप अब आपको पूरी की पूरी कहानी समझ आ गई है कि असल में किस तरीके से जो टाइम जोन्स है वो निर्धारित करे जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स के आधार पर, और क्यों करे जाते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा, सो दैट हम अपनी घड़ियों को उस तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उस तरीके से घड़ियों को बेसिकली मार्क कर सकें, राइट। ये कहानी है। अब इंडिया के कितने टाइम जोन्स हैं? इंडिया का दोस्तों केवल एक ही टाइम जोन है, एकमात्र टाइम जोन है 82.5 डिग्री ईस्ट। अब 82.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स, क्योंकि एक पूरे मिनट में कितने 60 होते हैं। यहां पर आपका 82.30 भी लिख सकते हैं, 82.5 भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें आपकी एकदम सही हैं। लेकिन ये आपका ईस्ट है, क्यों? क्योंकि इंडिया, हम अभी अभी देखकर आए थे, इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। आई एम डिलीटिंग दिस नाउ। यहां पर देखिए इंडिया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और यूएसए आपका दोस्तों लाई करता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। हेंस इंडिया का जो टाइम जोन है ये 82.3 यानी कि या फिर 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब इसको हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। देखिए GMT पे हम कहां पर थे? 0 पर थे। उसके बाद 1 घंटा आगे जाएंगे तो 15 डिग्री पे पहुंच जाएंगे, 2 घंटा आगे जाएंगे 30 डिग्री पे पहुंच जाएंगे, 3 घंटा आगे जाएंगे 45 पे पहुंच जाएंगे, 4 घंटा आगे जाएंगे 60 पे पहुंच जाएंगे, 5 घंटा आगे जाएंगे तो 75 पे पहुंच जाएंगे, और 5.5 घंटा आगे जाएंगे तो 75 में आपको 15 की बजाय 7.5 ऐड करना है, यानी कि 82.5 पे पहुंच जाएंगे। अब देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 5.3 आवर्स। इसीलिए इंडिया का जो टाइम है इसको अक्सर लिखा जाता है +5.30 GMT। आई होप अब आपको पूरी कहानी समझ आ चुकी होगी।
हालांकि इंडिया में कई बार इस चीज को लेके डिबेट शुरू हुई है कि इंडिया का भी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल जो स्पैन है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए इंडिया को भी 2 टाइम जोन रखने चाहिए, लेकिन ये वाली चीज को आज तक अनुमति या फिर अप्रूवल नहीं मिला है, इसीलिए आज भी इंडिया का जो टाइम जोन है वो फिलहाल एक ही चल रहा है। उसको लेकर हम किसी और क्लास में चर्चा जरूर करेंगे कि एग्जैक्टली ये टाइम जोन वाला जो पूरी की पूरी कहानी है ये क्या होती है। राइट नाउ आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी दी एंटायर स्टोरी रिगार्डिंग दी टाइम जोन्स एंड रिगार्डिंग द लॉन्गिट्यूड्स, किस तरीके से वो हेल्प करते हैं। अब देख लीजिए, आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। मैंने आपको 4 जगह यहां पर दी हैं। पहली जगह का नाम है XYZ, दूसरी जगह का नाम है ABC, तीसरी का PQR, चौथी का LMN। मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं कि यदि GMT 1 PM है, XYZ का लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री ईस्ट है, तो उस टाइम पे XYZ का टाइम क्या होगा। अगर GMT 1 बजे हुए हैं तो XYZ का टाइम क्या होगा। सिमिलरली अगर GMT 10 PM है, इसका लॉन्गिट्यूड दे रखा है, ABC का टाइम क्या होगा। अगर GMT 3 AM है, इसका लॉन्गिट्यूड दे रखा है, तो इसका टाइम क्या होगा। अगर GMT 2 PM है, इसका लॉन्गिट्यूड 37.5 डिग्री वेस्ट है, तो LMN का टाइम यहाँ पे क्या होगा। आपको इसका जवाब देना है हमें कॉमेंट सेक्शन में। वी विल बी वेटिंग फॉर दैट, राइट। सो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको जाने से पहले एक और चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में सवाल आया था और मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन सोल्यूशन दे दूंगा। आई विल नॉट गिव यू द आंसर बट आई विल गिव यू द सोल्यूशन। आपको मुझे आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताना है। I have given you almost everything now. Among the following cities, which one lies on a longitude closest to that of Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Nagpur, Pune? और मैंने आपको चारों की चारों सिटीज के, इनफैक्ट दिल्ली का भी मैंने आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूड दे दिया है। अब आप मुझे बताइए कि सही जवाब क्या है एज पर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट गाइज, तो क्लास को फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं। जाने से पहले आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आपको अनअकैडमी की ऐप पे कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करनी है, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय पासवर्ड और माय रेफरल कोड ANIUPSC। इसके साथ आपको अनअकैडमी की सारी स्पेशल क्लासेस का भी पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा और आप किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। ये वाले प्राइस आपको देने की जरूरत नहीं है और इस प्राइस में आप लोग 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।